नमस्कार। मैं हरिदत्त स्टडी विद सक्सेस पॉइंट में अपने प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग मुख्य रूप से जो चर्चा कर रहे हैं इस समय हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के मैं आता हूं और उन प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। और वो प्रश्न आप सबसे पहले देखते हैं, अपने ज्ञान और तजुर्बे के आधार पर उसको उत्तर देते हैं और फिर इसके बाद मैं उसकी व्याख्या करके आप लोगों को बताता हूँ। इससे फ़ायदा हमको ये होता है कि आपको न केवल अपनी क्षमता को आंकने का सौभाग्य प्राप्त होता है, बल्कि उसके साथ साथ आप लोग जो व्याख्या मैं करता हूँ उससे नई चीज़ों को सीख करके आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। और यही कारण है कि इस क्लास की प्रासंगिकता आपके एग्ज़ाम की तैयारी की तलवार की धार में आगे बढ़ाने का या उसको मजबूत, उसको और रंग देने की कोशिश करता है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने कई सेट कर चुके हैं, उसी में से एक सेट आपके सामने फिर एक लेकर के आया हूँ। और इसमें आप देखते हैं कि अभी तक हम लोगों के कोर्स में इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रश्नों का एक कोर्स जमा हो चुका है। और जब हम लोग एग्ज़ाम जब आएगा, जब उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, तो उस समय मैं आपको करके बताऊंगा और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उस प्रश्न का महत्व क्या था और आज के प्रश्न जो हम लोग कर रहे हैं उसका क्या रिलेशन एग्जाम से हमारे रहा। तो सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग सेशन को शेयर, लाइक और जो नए बच्चे हमसे जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आइए जरा आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और उसका सही उत्तर क्या है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, इसके बाद उत्तर देंगे, पर्याप्त टाइम आपको मिलेगा, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा। जरा आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग ज्योतिष लेखक के रूप में ख्यात है। यानी जब हम लोग वैदिक काल पढ़ते हैं तो जब साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक भाग आता है जिसको हम वेदांग के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना आपसे इसमें है कि ज्योतिष जो आपका है वेदांग, उसके प्रमुख कौन थे। आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे, लगध थे, लाटदेव थे। तो आपको इसके बारे में उत्तर बताना है और पहले आप इसके सही उत्तर को बताने की कोशिश करिए और फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपने अपने उत्तर आप लोग दीजिए और अपने अपने उत्तर आप लोग दे लेंगे तो मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग सबसे पहले आप लोग उत्तर देने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो सभी लोग इसको क्या करें कि उत्तर बताने की कोशिश करिए। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों का उत्तर इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में आ गया होगा और आइए मैं इसकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं कि इसका सही उत्तर क्या है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं कि जो 6 वेदांग है उसमें जो किसका पूछ रहा, ज्योतिष की बात आपको कर रहा है। तो ज्योतिष के बारे में अगर आपको चर्चा इसमें किया जाए तो जो 6 आपकी चर्चा होती है उसमें आप 6 में अगर हम चर्चा करें तो इसके जो है कि लगध या लग्रध जो ऋषि हैं आपके, वो क्या है, ज्योतिष के लेखक के रूप में है। वैसे मजेदार बात है कि अगर आपको जो 6 वेदांग में से 3-4 लेखकों का देता तो हो सकता था कि आप कंफ्यूज करते, लेकिन आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और लाटदेव की बात कर रहे हैं। तो यह तीनों का उत्तर वैदिक काल से कोई रिलेशन नहीं है।
तो उसमें आपको जो वेदांग आप देखेंगे तो वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? वेदांगों की कुल जो संख्या है उनकी 6 आपको मिलती है। उसमें ज्योतिष है, उसमें शिक्षा है, उसमें व्याकरण है। तो इस प्रकार से जब आपको वेदांग की चर्चा मैं करूंगा तो उनके सभी की चर्चा करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, और उसमें कौन किसको क्या लिखा है और किस आधार पर लिखा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कहीं लगध मिले या कहीं पर लग्रध मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने कहा कि ये लोग आप देख रहे हैं कि ब्रह्मगुप्त से लेकर के और आर्यभट्ट, ये लाटदेव कश्मीर में थे। तो इसमें जो है कि आप देखेंगे कि इनको हम गुप्त काल में पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खगोल शास्त्री थे, एक गणितज्ञ थे, ये एक संत थे। जो हम लोग जब कश्मीर के मतलब कि भक्ति आंदोलन की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर लाटदेव या लाल देव की चर्चा वहाँ पर की जाती है। तो आज का जो पहला प्रश्न आपको मिला उसका सबसे सटीक और सही जो उत्तर आपका क्या था, और लग्रध या लगध ऋषि के बारे में चर्चा करके आप बता सकते हैं। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के दूसरे प्रश्न पर देखते हैं कि आज का दूसरा प्रश्न हमसे क्या करा है और उसका सही आपका उत्तर क्या है। कह रहा है कि देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर किया गया है, और आपको कह रहे हैं कि ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में और छांदोग्य उपनिषद में। तो जब उपनिषद आप पढ़ेंगे या इसके बाद जो वैदिक कालीन साहित्य जब पढ़ेंगे तो उस वैदिक कालीन साहित्य में देवकी नंदन पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख एक साहित्य में किया गया है। आपको उसी को पकड़ना है और उसी का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। तो पहले प्रश्न को देखिए और इसके बाद जो है कि प्रश्न को समझिए, इसके बाद ईमानदारी से आप उत्तर दीजिए। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताता हूँ कि इसमें किस बात का उल्लेख और क्या इसमें उल्लेख किया गया है। तो सभी लोग ज़रा इसको एक बार बताने की कोशिश करिए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ। चलिए सभी लोग तेजी से उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर देते चलिए और सभी लोग उत्तर देंगे। इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा कि इसका व्याख्या का इसका सटीक उत्तर क्या है। ठीक है, तो सभी लोग इसका उत्तर दीजिए और सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो बच्चा नया है वो बच्चा जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो एक बार इसको देखिए, इसका उत्तर बताइए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। ये टाइम आपको इसलिए मिलती है ताकि आप लोग जो है कि अपनी क्षमता को आंकिए, क्योंकि चाहे जितना भी आप करिए अगर अपनी क्षमता आप नहीं आंक पाएंगे तो उसका कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए जरा इसकी व्याख्या करता हूँ। अब आप लोगों का उत्तर आ गया होगा और इसमें अगर देखा जाए तो देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और उसमें जो है कि जब ही जो मैंने अभी संडे को क्लास लिया था, स्पेशल क्लास, तो जो बच्चे नए हों और अगर मान लीजिए कि वो क्लास मेरी देखना चाहते हैं तो एक स्पेशल क्लास मैं संडे को ले चुका हूं जिसमें उपनिषदों पर चर्चा मैंने विस्तार से किया है और वहां में एक एक बातों की चर्चा मैंने करके बताया है। तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो सारी बातों का उल्लेख आपको वहां से मिल जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर उस क्लास को आप देख लेंगे तो छांदोग्य उपनिषद या उपनिषद से कोई भी प्रश्न आपका पूछेगा तो संभवतः वह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी बच्चा वो क्लास नहीं देखा है तो जा करके उस प्रश्न को देखे और वहां से सारे उत्तर को आप प्राप्त कर पाएंगे। और कोई भी प्रश्न आपको अगर उपनिषदों से पूछा गया है तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। जहाँ तक शतपथ ब्राह्मण की बात है तो इसमें देखेंगे राम कथा का उल्लेख इसमें किया गया है। किसी दिन ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी चर्चा आपसे करूंगा। और ऋग्वेद और अथर्ववेद की बात आप देखेंगे तो वो राम और कृष्ण के पहले का उल्लेख है। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारी बातों का पूर्वा और उर्वशी की कहानी का उल्लेख किया गया है, गौतम राहुगढ़। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो है कि गौतम राहुगढ़ का उल्लेख किया गया, कैसे जो है कि आर्य अपने उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं, उसके बारे में आप देखेंगे
तो वहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। तो आज के दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था? छांदोग्य उपनिषद था। जिन लोगों ने छांदोग्य उपनिषद का उत्तर दिया था उन लोगों का सही था, शेष लोगों का क्या है? गलत है। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और इसका सही उत्तर क्या है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। यानी आपको मोहनजोदड़ो के स्नानागार से सवाल आपका पूछ रहा है। कह रहा है कि उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में, पश्चिमी पार्श्व में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कह रहा है कि केवल 1, केवल 3, 1 और 2, 3 और 4। तो सभी लोग इसका उत्तर देने की कोशिश करिए और हमको बताइए कि नीचे दिए गए कूट में जो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थलखंड था वहाँ पर बृहद स्नानागार के बारे में उसकी जो सीढ़ियाँ थी जिसमें लोग नीचे उतर करके क्या करते थे? स्नान करते थे। तो उसके बारे में आपसे पूछ रहा कि वो स्नान मतलब सीढ़ियाँ किस दिशा में थी? उत्तर दक्षिण से थी कि पूर्व पश्चिम से थी? उसके बारे में आपको बताना है। तो सभी लोग इसका उत्तर देने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। चलिए सभी लोग बताते रहिए। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग जो है कि इसका उत्तर दे चुके होंगे। आइए जरा है इस प्रश्न की व्याख्या मैं आपको करता हूं और आपको बताता हूं कि इसमें क्या है। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो को अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि प्रमुख स्थल के रूप में था, प्रमुख स्थल के रूप में था। और यहाँ से आप देखेंगे कि एक बृहद स्नानागार की सूचना या अवशेष हमको प्राप्त होता है। अगर उस स्नानागार के परिमाप की अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि उसका परिमाप क्या था, तो आप कहेंगे 39 गुणे 23 गुणे 8 फुट के परिमाप में था। यानी इसका मतलब ये है कि 39 मीटर लंबा, 23 मीटर चौड़ा और 8 फुट अगर आप देखेंगे तो 8 फुट वो गहरा था। और उसमें अगर देखा जाए तो इस प्रकार की चीज़ों का उल्लेख हमको मिलता है। अब अगर स्नानागार के परिमाप को अगर हम लोग देखें और उसके गहराई की बात आप देखें तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उत्तर और दक्षिण से आप देखेंगे कि इसमें जो है कि सीढ़ियाँ बड़ी हुई थी। और इन सीढ़ियों के माध्यम से लोग क्या करते थे कि नीचे की तरफ लोग क्या करते थे कि उतरते थे और उतर करके आप देखते थे कि इसमें नीचे उतर करके और उसमें स्नान करने के लिए लोग जाते थे, स्नान करने के लिए लोग जाते थे। और इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण से पार्श्व सीढ़ियाँ बनी हुई थी और ये इसमें लोग क्या करते थे। इसी में आप देखेंगे कि उत्तर क्षेत्र में एक कुआं बना हुआ था जिससे इसमें क्या करते थे कि पानी जो है कि इसे क्या करते थे कि मतलब डालते थे। यानी कुएं का पानी गंदा ना हो, मतलब कि तालाब का पानी जो है कि स्वच्छ बना रहे, तो एक विशाल कुएं के माध्यम से पानी लेकर के आते थे। और दक्षिण पश्चिम की ओर एक नाली बनी होती थी जिसमें से आप देखते थे कि इसका जो गंदा पानी था उस गंदे पानी को अगर जैसे मान लीजिए कि स्नान करते करते गंदा पानी हो गया, जैसे स्विमिंग पूल जो होता है, उस स्विमिंग पूल में क्या होता है, ऐसा ही होता है कि स्विमिंग पूल में आप देखते हैं कि पानी की स्वच्छ पानी को डालते हैं। तो जो इसमें गंदा पानी होता था वो दक्षिण और जो है कि पश्चिम में आप देखेंगे एक नाली थी, उससे पानी निकाल करके चलते थे। और इसके बाद आप देखेंगे कि 3 उससे कक्ष बने हुए थे और इसमें आप देखते हैं कि लोग जब स्नान करते थे तो स्नान करने के बाद विद्वानों का ऐसा मानना था कि ऐसे कक्ष बने हुए थे और वो एक जो है कि आप देखेंगे कि उनके श्रृंगार कक्ष के रूप में थे या कपड़ा बदलने का स्थान रहा होगा, विद्वानों का ऐसा मानना है। तो आपको क्या कर रहा है, उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व की बात कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि इसमें उत्तरी और दक्षिणी जो पार्श्व है वो कहाँ पर दिया है, यानी सी में दिया है, 1 और 2 आपको दिया है
तो अगर सवाल आपसे कभी इस प्रकार के पूछे, जैसे मार्शल से लेकर के और अन्य विद्वानों ने बताया है कि जैसे आज भारतवर्ष में आप देखते हैं कि जो है कि कुंभ लगता है और स्नान सब लोग करते हैं, तो माना यह जाता था कि किसी अवसर के समय ये लोग क्या करते थे, इस प्रकार के अवसर के समय ये लोग अपना स्नान करते हुए रहेंगे। तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि धार्मिक कृत्य का प्रतिनिधित्व भी करता हुआ आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि आज के तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर था वो कौन सा था? तीसरे प्रश्न का उत्तर सी था। आइए जरा आपको चौथे प्रश्न और लेकर चलते हैं हम, और आपको बताते हैं कि चौथा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और इसका सही उत्तर क्या है। अगर इसको हम लोग देखें तो आपको मिल रहा है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुख किस एक में यज्ञ वेदी के निर्माण का विवरण मिलता है? ब्रह्म सूत्र में, गृह सूत्र में, धर्म सूत्र में और शुल्ब सूत्र में। आपको क्या बताना है? कह रहा कि यज्ञ वेदियों के निर्माण के बारे में आपसे पूछ रहा है और उसके निर्माण का विवरण कहाँ पर मिलता है इसके बारे में चर्चा करके आपको बतानी है। ठीक है, तो उसको निर्माण के बारे में आपको बताना है कि यज्ञ वेदियों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है और उसके बारे में आपको चर्चा करके बताना है। तो आप अपने ज्ञान के आधार पर इसको समझिए और ज्ञान के आधार पर समझ करके इसकी व्याख्या करिए, बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। मैं फिर से अपने बच्चों से एक बार निवेदन करता हूं कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं अपने ज्ञान के आधार पर आप लोग उत्तर देने की कोशिश करिए, अपनी क्षमता को आंकिए। जो भी बच्चा इसमें नया जुड़ा हुआ है वो बच्चा क्या करे, वो बच्चा जो भी हमसे नया जुड़ा हुआ है वो नया बच्चा चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करे और इसके बाद अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर जो है हरदत्त सर की क्लास चलती है और आइए अपनी क्षमता को आंकिए और इसके बाद आधार पर क्षमता को आंक करके आप बताइए कि इसका सटीक और सही उत्तर क्या है। तो सभी लोग ज़रा इसको बताएं, फिर इसके बाद आपको इसके बारे में व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या आपको करना है और इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। चलिए, अब आप लोगों का उत्तर आ गया होगा। आइए मैं इसकी व्याख्या करता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे कि आज के चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका डी है। जब मैं आपको आगे जो है कि जब वैदिक साहित्य की चर्चा करूंगा, वैदिक साहित्यों की जब चर्चा करता हूं तो वैदिक साहित्यों की चर्चा करने में आगे जब मैं आपको पूरा जो है कि आपको लेके चलूँगा तो उसमें आप देखेंगे कि जब हम लोग वेदांग पढ़ लेते तो उसके बाद के जो 6 वेदांग हैं उस 6 वेदांगों की चर्चा करने के बाद उसी में आपको देखेंगे कि उसके बाद इस चीज़ का उल्लेख मैं करके आपको बताऊंगा और इसमें 3 प्रकार के सूत्रों की चर्चा, सूत्र साहित्यों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। कौन कौन से सूत्र साहित्य होंगे? एक तो होगा श्रौत सूत्र, इसके बाद दूसरा होगा गृह सूत्र और तीसरा जो होगा वो धर्म सूत्र होगा। धर्म सूत्र के बारे में चर्चा करूंगा। अब जो श्रौत साहित्य है इसी का एक हिस्सा है जिसको हम शुल्ब सूत्र के नाम से जानते हैं, शुल्ब सूत्र के नाम से जानते हैं। और उसी शुल्ब सूत्र में अगर आप देखोगे तो शुल्ब सूत्र की चर्चा करते हुए मैं आगे इसमें बताऊंगा कि इसमें यज्ञ वेदी का उल्लेख, यज्ञ वेदियों के निर्माण का उल्लेख किया गया है। और इसमें अगर आप देखोगे तो यज्ञ वेदियों के निर्माण में अगर देखा जाए तो यज्ञ वेदियों कैसे बनेगी, यानी बाज की जो आकृति पंख थे उसकी आकृति के रूप में बनेगी, जजमान किधर बैठेगा, पुरोहित किधर बैठेगा, इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो रेखा गणित है, रेखा गणित के बारे में अगर आप देखेंगे, गणित के बारे में अगर आप देखेंगे तो उसके जननी के रूप में या बीज गणित की जननी के रूप में इसमें आप देखेंगे शुल्ब सूत्र को स्वीकार किया था। यानी यज्ञिक प्रावधानों का जो उल्लेख है वो आपको इस श्रौत सूत्र में आपको मिलता है। दूसरा जो है कि आपको जो गृह सूत्र है उसमें लौकिक और पारलौकिक, लौकिक एवं पारलौकिक क्षेत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है।
धर्म सूत्र में आप बताएंगे तो धार्मिक जो आपके क्षेत्र हैं, जैसे तीज त्यौहार से लेकर के और इन प्रकार के जो समाज का धर्म से और धर्म का समाज से किस प्रकार का संबंध है, उसके बारे में उल्लेख आपको किया जाएगा। तो ये कभी कभी सवाल आपसे ऐसे भी पूछते हैं कि समाज का धर्म से और धर्म का समाज से उल्लेख किस साहित्य में किया गया है, तो आप कहेंगे धर्म सूत्र में। गृह सूत्र में लौकिक और पारलौकिक दोनों बातों का उल्लेख या उसके बारे में विवरण कहाँ किया गया, तो यहाँ पर अगर यज्ञिक प्रावधान की अगर चर्चा करेगा तो आपको सौत्र सूत्र में और शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण के विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो कभी आपसे सवाल पूछता है कि बीज गणित या रेखा गणित के जनक के रूप में किस साहित्य को माना जाता है, तो शुल्ब सूत्र को माना जाता है। तो आज का जो आपका चौथा प्रश्न था, उस चौथे प्रश्न का जो सबसे सटीक और सही उत्तर आपको मिल रहा है, वो आपको क्या मिल रहा है, शुल्ब सूत्र मिल रहा है। जब सूत्र साहित्य की चर्चा करूंगा, इसमें जो है कि आगे चल करके सूत्र साहित्य की चर्चा करूंगा, तो उसमें आपको चर्चा करके आपको बताऊंगा। ध्यान देना है कि ये वैदिक साहित्य के मुख्य रूप से, मतलब जो प्राचीन साहित्य है उसमें चर्चा करूंगा। वैदिक साहित्य का अगर मूल रूप से कभी सवाल ऐसे पूछे कि वैदिक साहित्य का अंतिम हिस्सा कौन है, तो फिर आप बताओगे कि वेदांत तक है और इसके बाद जो उपनिषद ग्रंथ है वहीं तक उसको मानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि एक अलग प्रक्रिया की स्टार्ट होगी। तो कभी सवाल ऐसे आया तो उसके बारे में चर्चा करके आपको ऐसे बताना है। तो आज के चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था, डी था। मुझे लग रहा है कि अधिकांश लोगों का उत्तर इसमें सही था। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का पांचवा प्रश्न हमसे क्या करा है और इसका सही उत्तर क्या है। पांचवें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है और देखना कि इसमें क्या है। करें कि निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात है। पहला दे रहा है बसव, दूसरा दे रहा है कि निम्बार्क, तीसरा दे रहा है सी दे रहा है लकुलिस, और इसके बाद देख रहा है कि चौथा शंकराचार्य। तो जरा सभी लोग इसके बारे में पहले देखिए, सोचिए, समझिए, फिर ध्यान से आप उत्तर दीजिए। फिर इसके बाद मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा उत्तर सही है और उसकी व्याख्या क्या है, और इसके बाद शेष जो लोग हैं उनको कैसे हमको समझना है। तो जरा सभी लोग इसको उत्तर देखिए और दीजिए, फिर इसके बाद में इसकी व्याख्या मैं आपसे करता हूँ। सभी लोग उत्तर देते रहें, सभी लोग उत्तर देते रहिए। जब आप लोग उत्तर देंगे तो इसकी व्याख्या करके मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। तो सभी लोग जरा इसका उत्तर जो है कि आप लोग बताते रहिए। तो मेरा ख्याल है कि अब जितना उत्तर आना था उसका उत्तर आ गया होगा। आइए मैं इसकी व्याख्या करता हूं और देखता हूं कि आज के पांचवें प्रश्न का सही उत्तर क्या है और उसका सटीक आंसर क्या है। इसमें अगर देखा जाए तो वीर शैव के संस्थापक के रूप में अगर देखा जाए, वीर शैव के संस्थापक के रूप में, तो उसके संस्थापक के रूप में बसव को माना जाता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो आज के पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर है उसको बसव के रूप में है। अब जहाँ तक निम्बार्काचार्य की अगर बात करें तो आप देखेंगे जो वैष्णव धर्म था उसके रूप में चर्चा, जब हम आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे तो भक्ति आंदोलन को निम्बार्काचार्य के बारे में या निमाई के बारे में, निम्बार्काचार्य के बारे में चर्चा करके उस समय मैं आपको बताऊंगा कहाँ के रहने वाले थे, कैसे कैसे इनका कौन सा जो है कि आप कहेंगे कि दर्शन या विचार है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। लकुलिस की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये भी शैव धर्म से ताल्लुकात रखते हैं और उसमें देखते हैं कि पाशुपत्य जो धर्म था, पाशुपत्य धर्म, उसी को आगे ले जाने की चर्चा किया था। और इनके बारे में चूँकि शैव से हैं तो कयावरोहण में इनका जो है कि जन्म हुआ था, और ये कयावरोहण में इनका जन्म हुआ था। और इसमें आप देखेंगे ये जो है कि शिव के 28वें अवतार के रूप में, 28वें अवतार के रूप में इनकी चर्चा की जाती है। कभी कभी आपको कुछ अलग किस्म से सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं, और उसमें आपको अगर ऐसे कभी सवाल आपसे पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि इनका जन्म गुजरात के कयावरोहण में हुआ था। और मैंने कहा कि शिव के 28वें अवतार के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। जहाँ तक शंकराचार्य को आप देखेंगे तो शंकराचार्य एक प्रमुख, यानी आप ये कह सकते हैं
कि जो हिंदू धर्म था उसको स्थापित करने का जो उत्तरदायित्व था वो किनके ऊपर था, इन्हीं के ऊपर था। 4 पीठों की स्थापना किया था। और आप देखेंगे जिस प्रकार से बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया था, बौद्ध धर्म को उसके स्थान पर ले जाने या उसको डाउनफॉल की तरफ ले जाने में इनकी भूमिका है। जब कभी हम लोग शंकराचार्य के बारे में चर्चा करेंगे तो उनके बारे में चर्चा करके आपको बताऊंगा। तो आज के 5वें प्रश्न का उत्तर क्या था, ए सही था। और उसमें आप देखेंगे कि ये क्या थे, बसों के बारे में है। आइए जरा आगे चलते हैं और 6वें प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। कह रहा कि ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतम किसके साथ युग्म बनता है। तो यानी आपको बताना है कि ऋग्वेद में जो अनेक प्रकार के जन थे उसमें जो है कि यदुजन का, यदुओं का किसके साथ संबंध सर्वाधिक बनता था उसके बारे में आपको बताना है। पहला क्या है, अनु है, दूसरा है द्रुह, तीसरा है तुर्बस, चौथा है पुरु। तो जरा इसके बारे में आप बताइए कि ऋग्वेद के यदुजनों का अधिकतर किसके साथ युग्म बनता है। तो एक बार अच्छे से सोचिए और समझिए और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसका उत्तर दीजिए। फिर इसकी बात जो है कि मैं इसकी व्याख्या आगे करके आपको बताऊंगा कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो आप लोग जरा इसका उत्तर पहले बताइए, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका व्याख्या क्या है। ठीक है, सभी लोग बताएं, सभी लोग तेजी से उत्तर देते रहिए और इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं अभी आपको बताता हूं कि इसमें उत्तर क्या सही है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अब उतना टाइम मैं दे चुका हूं जितने में उत्तर इसका आ जाना चाहिए। आइए मैं आपको पढ़ाता हूं। अगर हम लोग, जब मैं आपको ऋग्वेद पढ़ाऊंगा, ऋग्वेद जब पढ़ाऊंगा तो ऋग्वेद में पंचजनों की चर्चा करूंगा, पंच जनों की चर्चा करूंगा। और उसमें क्या है आप देखेंगे, अनु, द्रुह, यदु, यदु, तुर्बस, यदु, तुर्बस और पुरु, ये 5 जनों की चर्चा मैं आपको करूंगा और एक क्रम से भी है। अब स्वाभाविक चीज़ है कि अगर जब मैं आपको चर्चा करूंगा तो उस चर्चा को करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन किस क्षेत्र में रहता था। ये जो यदु और तुर्बस दोनों जो थे, ये दोनों का बड़ा नज़दीक का संबंध था। और इसको आप देखेंगे कि पंजाब क्षेत्र में ये दोनों निवास करते थे, पंजाब में, और एक दूसरे के प्रमुख सहयोगी के रूप में आप देखेंगे कि इसमें आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि जो पंचजनों की मैं चर्चा जब करूंगा, जो कि कबीलों की चर्चा करूंगा, उसी में आपको आगे भी अनिल, पक्त, भलानाथ से शिव, विषाणु की भी चर्चा आपसे करूंगा। तो उसमें जब चर्चा करूंगा तो वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कई बार सवाल आपसे पूछा गया है कि यदुओं का किसके साथ घनिष्ठ संबंध था। तो यदुओं का जो संबंध था वो तुर्बसों के साथ था। तो आज का जो 6ठा प्रश्न था उसका सबसे सटीक उत्तर क्या है, उत्तर आपका सी अर्थात तुर्बस है। और कहाँ पर निवास करते थे, पंजाब में रहते थे। और इन दोनों का एक दूसरे से क्लोज संबंध था, निकट का संबंध था। तो आज के 6वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 6वें प्रश्न का जो उत्तर आपका हो गया वो सी हो गया। आइए जरा 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 7वां प्रश्न क्या रहा। अब इसका मतलब है कि हम लोग मेडुअल में एंट्री कर गए हैं, मध्यकालीन भारत में। और आपसे पूछ रहा है कि ससगानी चांदी का एक छोटा सा सिक्का था जो बराबर था, किसके बराबर था, चांदी, ससगानी क्या था, चांदी का सिक्का था। और इसमें जो है कि जीतल किसका था, तांबे का था। तो उसी को पूछ रहा है, उसका रेशियो आपसे पूछ रहा है। कह रहा कि 4 जीतल के बराबर था, 6 जीतल के बराबर था, 8 जीतल के बराबर था, 10 जीतल के बराबर था। तो जरा सा इसका उत्तर आप लोग बताइए और इसका उत्तर बताइए कि इसमें ससगानी जो चांदी का एक छोटा सा सिक्का था वो कितने के बराबर था। सभी लोग इसका उत्तर दीजिए, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पर हमको मिलेगा, किसने जारी किया था और कितने जीतल के बराबर था। ठीक है, सभी लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए। सभी लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए,
फिर इसके बाद आपको इसके बारे में व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ, ताकि यहाँ से आने वाले प्रश्न जो है कि किसी स्थिति में आपके गलत ना हो और आपका जो उत्तर है बिल्कुल सटीक और सही आपको मिले। तो सभी लोग जरा इसका उत्तर बताइए, फिर इसके बाद आपको इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ। चलिए, हमको लग रहा है कि सभी को इसका उत्तर आ गया होगा और आप लोग अपना ज्ञान और तजुर्बे का इस्तेमाल कर लिए होंगे और जो आपको सटीक उत्तर लगा है उसका उत्तर आप लोगों ने दे दिया। तो आइए जरा मैं इसका पहले उत्तर बताता हूँ। इसका जो पहले उत्तर होगा वो 6 जीतल के बराबर था, जिसको ससगाने के नाम से जानते हैं। जब आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ाऊंगा, फिरोज शाह तुगलक को जो पढ़ाऊंगा तो उनके सिक्के के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इनके किसके, इसके सिक्के के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। वैसे सल्तनत काल में अनेक प्रकार के सिक्कों की चर्चा आपसे होगी, जो आप देखेंगे कि इल्तुतमिश से लेकर के और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी से हो करके सारी चीज़ की चर्चा गियासुद्दीन तुगलक से हो करके और इसके बाद जो है कि गियासुद्दीन बलबन से लेकर के सबके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सिक्कों का निर्माण किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे की खास बात क्या है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप देखेंगे कि कई प्रकार के सिक्के आपको मिलेगा, जिसमें ससगाने, पंचगाने, अर्धगाने, गाने, भिख इत्यादि अनेक प्रकार के सिक्कों की चर्चा होगी। तो उसमें जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो संसगानी था वो 6वें हिस्से के, यानी इससे 6 जीतल मिलता था, इसी प्रकार से 5 जीतल मिलता था, 5 जीतल। तो जैसे अगर आपसे सवाल पूछे उसी प्रकार का आपको उत्तर देना है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको न होने पाए। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आज जो है कि 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर आपको मिल रहा है, उस 7वें प्रश्न का सही उत्तर 6 जीतल के बराबर था और 6 जीतल इसका क्या है, सबसे सटीक और सबसे सही उत्तर के रूप में आपको मिलता है। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 8वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का 8वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और उसका सही उत्तर क्या है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी। इसके बारे में चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका हूं। अगर आप व्याख्या अच्छे से सुनेंगे तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मैं जो है कि जब व्याख्या करता हूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जिसका उत्तर आपको मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी और उसका सबसे सटीक और सही जो उत्तर आपको है वो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें अगर देखेंगे तो कह रहा कि अल्प खां, मलिक काफूर, नुसरत खां, जफ़र खां। तो ज़रा इसका आप जो है उत्तर देखिए कि 1000 दिनारी किसको कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बता चुका हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे नहीं तब फिर आपको उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और गलती आप बार बार इसका दोहराते रहेंगे। ठीक है, तो ज़रा सभी लोग इसको पहले समझिए, सोचिए और देखिए कि सर ने कहाँ पर बताया था और उसी के आधार पर क्या करिए, इसकी व्याख्या आप लोग देने की कोशिश करिए और मुझे बताइए कि इसकी व्याख्या कहाँ पर है। ठीक है, तो सभी लोग इसका उत्तर देने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद आपको इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ। सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। सभी लोग इसका उत्तर दीजिए, सभी लोग बिल्कुल धड़ल्ले से उत्तर दीजिए। अब फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसकी व्याख्या मैंने कहाँ पर आपको बताई है और क्या मैंने बताया था आपको। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों का उत्तर जितने लोगों का आना है उतने लोगों का आ गया होगा। अब इसमें और ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है और इसके बाद जो कि आइए मैं इसकी व्याख्या करता हूँ कि इसको 1000 दिनारी किसको कहते थे, क्यों कहते थे। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका सबसे सटीक और सही जो उत्तर है वो मलिक काफूर है। आइए जरा देखते हैं कि इसकी कहानी को आपको बताता हूँ कि ये कहानी आपको क्या कर रही है और इसकी क्या है। जब आप अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को जब आप पढ़ेंगे या जब मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी की क्लास में, तो इनके बारे में आपको बताऊंगा
कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था। गुजरात अभियान जो है कि आप देखेंगे अभियान, यह 1299 में जो है कि कर्णदेव के खिलाफ एक करेंगे। और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर अभियान किसने किया था, नसरत जरैसरी या नुसरत खान ने किया था। और यहाँ पर खाम आक्रमण करने के बाद आप देखें कर्णदेव भग जाते हैं। उनकी पत्नी जो है कि कमला देवी को ये गिरफ्तार करता है। किसको? कमला देवी को गिरफ्तार करता है। और वहाँ से आप देखेंगे कि यही आती है और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है, पत्नी बन जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। तो नुसरत खां को आपने देखा जब यहाँ पर गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात से इसने बहुत अधिक पैसे को प्राप्त किया और वहीं से पैसे को प्राप्त करने के बाद 1000 दिनार में इसने क्या किया था, एक हिंदू व्यक्ति को खरीदा था। ये मूलतः क्या था, ये मूलतः हिंदू था, लेकिन बाद में आप देखेंगे इसको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाएगा। इस्लाम धर्म में इसका क्या होगा, परिवर्तन किया जाएगा। अब परिवर्तन करने के बाद इसने क्या किया था, 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। और आगे चल करके आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, अलाउद्दीन खिलजी का आप देखेंगे कि सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति ये था, विश्वास पात्र व्यक्ति था। और इसके पास आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दक्षिण अभियान के लिए भेजेगा, दक्षिण अभियान के लिए भेजेगा और दक्षिण अभियान के लिए भेजेगा। और दक्षिण में अभियान करके ये क्या करेगा, संपूर्ण दक्षिण की शक्तियों को क्या करेगा, शक्तियों को पराजित किया करेगा और वहाँ से बहुत अधिक धन लूटेगा। लेकिन आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद वो जो कि राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेगा। और इसके बाद देखेंगे कि इसने जो है कि शहाबुद्दीन उमर को मतलब कि सुल्तान बनवा लेगा, अल्पवयस्क लड़का होगा और पूरी शक्ति अपने हाथ में क्या करेगा, केंद्रित कर लेगा। तो इसका मतलब है कि समय आने पर अपने, लेकिन बाद में आप देखेंगे जब आपको कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी पढ़ाऊंगा तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसकी हत्या करवा देगा और इसके बाद गद्दी पर आसीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी कहानी मलिक दिनारी की थी, या 1000 दिनारी, किसको मलिक दिनारी भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे इसको मलिक दिनारी भी बोलते हैं। तो कभी ऐसा पूछे मलिक दिनारी, ठीक है, तो ऐसे भी पूछे तब भी आप इसका उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब आपसे कहीं से भी घुमा के इनसे सवाल पूछें, किससे, मलिक काफूर से, तो अब आपके पास इतनी क्षमता आ गई है कि आप उसको उत्तर देने में अपने आप को सक्षम पाएंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होगी नहीं। आइए जरा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आज के 9th प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का 9th प्रश्न क्या है। ध्यान से देखना है, ये कल ही मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन पहले आपको प्रश्न ये आ चुका है, लेकिन ध्यान से देखना है कि क्या ये हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि कौन सम्मिलित है, यानी इसका मतलब आपको ध्यान का देना है। पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित है, इसका मतलब ये कि 3 तो इसमें गलत होंगे, एक कोई सही होगा, उसी को हमको पकड़ना है कि वो क्या बता रहा है। तो सम्मिलित है पूछ रहा है, तो इसका मतलब 4 उत्तर है, तो 3 गलत होगा, 1 सही होगा। क्या करा, मुहियान गुप्तचर, मुशर्रिफ शाही कारखाना, वरीद अनाज बाजार का ऑफिसर, सहना जासूस। आपको ये बताना है कि इसमें सही क्या है, यानी 3 बात गलत होगी, 1 बात इसमें जो है कि सही है, वही आपको पकड़ना है। बारीकी से अगर पिछली क्लास आपको 3-4 दिन पहले अगर क्लास देखे होंगे तो आप उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। और इसके बाद जो है कि अगर आपने सावधानी नहीं दी होगी तो प्रश्न को गलत करेंगे, ठीक है। तो जरा सा सभी लोग इसका उत्तर मुझे बताने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। सभी लोग बताइए, सभी लोग इसका उत्तर क्या, सभी लोग इसका उत्तर बताइए, फिर इसके बाद मैं इसकी व्याख्या मैं करूँगा। मैं फिर से एक बार अनुरोध करना चाहूँगा अपने उन बच्चों से कि जो लोग नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और इसके बाद है कि ज़रूर कर लें। अधिक से अधिक लोग जो है कि इससे जुड़ने की कोशिश करें, ताकि आप कंपटीशन के प्रति ज़्यादा गंभीर और इसके बाद
आप जो है कि आपके ज्ञान की गहराई बढ़ सके। तो मेरा निवेदन है कि सब लोग इससे जुड़ते रहिए और सभी लोग इसके बारे में अपने अपने उत्तर दीजिए और इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए, मुझे लग रहा है कि जितनी व्याख्या करनी होगी, जितना उत्तर आना है, वो उत्तर आप लोगों को आ गया होगा। अब मैं इसके बारे में आपको उत्तर दे के आपको बताता हूँ कि इसका उत्तर सही क्या है। पहली बात आपसे करा कि मुहियान गुप्तचर, जब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा इसका सटीक उत्तर क्या है। मुहियान उसे मुगलता क्या है, जिसको बोलते थे भेदिया। भेदिया, तो भेदिया क्या होता है? ये भी एक प्रकार का गुप्तचर होता है, गुप्तचर ही होता है। और अगर इसको सटीक आप कहेंगे तो वरीद होता था। वरीद जो क्या था वो गुप्तचर होता था। तो मुहियान जब आपके अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था पढ़ाऊंगा, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को जब आपको पढ़ाऊंगा तो बाजार व्यवस्था को पढ़ाते समय उस समय इसके बारे में मुहियान अर्थात भेदिया की चर्चा करूंगा। आइए थोड़ा सा इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। एक तरह की मुसर्रिफ, अभी 3 दिन पहले क्लास हम लोग ले रहे थे तो उसमें 2 शब्द आया था, एक मुसर्रिफ आया था, एक मुतसर्रिफ आया था। एक आया था मुतसर्रिफ आया था, सर्रिफ आया था। तो उसमें अगर देखें कि मुसर्रिफ क्या था, ये लेखा अधिकारी था, लेखा अधिकारी था। और उसमें मुतसर्रिफ अगर आप देखेंगे तो शाही कारखाने का प्रमुख अधिकारी था। वरीद क्या था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये गुप्तचर था, लेकिन मुहियान भी उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है भेदिया के रूप में। अगर आपको भेदिया दिया होता तो सबसे सटीक उत्तर आपका भेदिया होता। अब करा कि शाहना ये जासूस नहीं था, बल्कि क्या था, शाहना ये मंडी, इसको आप बोलते थे कि बाजार का प्रमुख अधिकारी जो क्या करता था, इसी शाहना के मंडी में जितने व्यापारी थे अपना क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन लोग करवाते थे। रजिस्ट्रेशन करवा करके क्या करते थे, अपने व्यापार का रजिस्ट्रेशन करवा के और काम करते थे। उनको हम शाहना के नाम से जानते हैं। तो बाजार के प्रमुख के रूप में अगर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन था। और इस प्रकार से देखा जाए तो आज के 9th प्रश्न का सही उत्तर क्या था, मुहियान। और चारों की व्याख्या मैंने आपसे कर दिया। बाजार के ऑफिसर देखिए यहाँ पर दे भी दिया है, तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं। शाहना ये मंडी यानी मंडी का प्रमुख अधिकारी, जहाँ के लोग क्या करते थे कि जाते थे व्यापारी अपने व्यापार का रजिस्ट्रेशन करवाते थे। शाहना ये मंडी क्या देता था, परवाना देता था, इजाज़त देता था। यानी आपको जैसे होता ना प्रमाण पत्र, जैसे हम कोचिंग चला रहे हैं तो कोचिंग चलाते समय रजिस्ट्रेशन करवाया पड़ेगा और उसमें जो है कि आपको क्या होगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा। तो यहाँ तक आप देखेंगे कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या होगा, 9th का आपका उत्तर होगा ए। आइए जरा आगे चलते हैं और 8 के 10th प्रश्न में विचार करते हैं और देखते हैं कि 10वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। कह रहे हैं कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की थी, संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में। तो जरा हमको बताइए कि अमुक्तमाल्यद में किस प्रकार, मतलब कि उस किस भाषा में रचना की गई थी और उसको जो कि उसमें दे दिया कृष्णदेव राय ने किया था। तो जरा हमको इसको सोचिए और सोच करके इसका उत्तर दीजिए और इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या आपको जोड़ना है और क्या इसमें और मैं जोड़ दूँ कि आपके ज्ञान में 4 चांद लग जाए। तो जरा सब लोग सोचिए और उत्तर दीजिए। सभी लोग सोचिए और उत्तर दीजिए इसका फटाक से। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों का उत्तर पर्याप्त में आ गया होगा। जितना आपके पास ज्ञान है वो ज्ञान और तजुर्बा आपको मिल गया होगा और उसमें अगर देखा जाए तो अब आइए मैं इसकी व्याख्या करता हूँ और आप जो है कि आप देखेंगे कि इसमें इसका सही उत्तर क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्णदेव राय ने अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि इन्होंने अमुक्तमाल्यद को तेलुगु भाषा में लिखा था। और इसमें अगर देखा जाए तो जो कृष्णदेव राय था, जब हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो कौन था, कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव
देव राय था। और जब बाबर हम पढ़ेंगे तो बाबर भी इनके बारे में चर्चा करता है, सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ये विद्वान और विद्वानों का संरक्षक भी था। यह विद्वान भी था और विद्वानों का संरक्षक भी था, विद्वानों का संरक्षक था। तो इसके दरबार में आप देखेंगे बहुत से कवि आपको रहते थे। तो उसी में आप देखेंगे इसने क्या किया था, इसने अमुक्त माल्यद की रचना किया था। अमुक्त माल्यद की इसने क्या किया था, माल्यद की इसने रचना किया था। किस भाषा में किया था, तेलुगु भाषा में किया था। और इसमें देखेंगे ये प्रशासन की प्रमुख पुस्तक थी। प्रशासन व्यवस्था के बारे में इसने इस प्रकार की बात की चर्चा किया। कभी कभी आपसे पूछता है कि तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग कब कहते हैं, तो यानी ये देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य, या इसको अगर आप देखेंगे कृष्णदेव राय के काल को, कृष्णदेव राय के काल को अगर देखा जाए तो तेलुगु भाषा के स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तेलुगु भाषा के स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि तेलुगु भाषा का इस काल में बहुत विकास हुआ था। इसी के दरबार में आप क्या कहेंगे, अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज रहते थे। इसमें ये 8 कवियों का एक क्या था, एक 8 कवियों का संघ था। और उसमें आप देखेंगे इस प्रकार से आपको मिलता है। उसमें अगर आपसे पूछा जाए तो अलसिन पेदन्ना एक प्रमुख विद्वान थे। कौन थे, अलसिन पेदन्ना। अलसिन पेदन्ना आप देखेंगे कि एक प्रमुख थे। और उसमें आप देखेंगे वो तेलुगु और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। इसी में आप देखेंगे तेलानी राम थे, जो कि एक व्यंग्यात्मक कवि थे। और एक प्रकार से देखेंगे तो इंटरटेनमेंट के रूप में भी वो काम करते थे। तो अगर आपसे कभी सवाल ऐसे आए आपको कृष्णदेव राय से, जब कभी विजयनगर साम्राज्य पढ़ाएंगे या उस पर क्लास में लूँगा, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी। अष्ट दिग्गज का मतलब क्या होता है, जो हाथी होते उसको दिग्गज बोलते थे। तो अष्ट दिग्गज 8 जो है शक्तिशाली लोगों की चर्चा की जाती है। और अष्ट प्रधान कहाँ थे, शिवाजी के पास थे। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 11वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का 11वें प्रश्न से क्या कह रहा है और इसका सटीक उत्तर क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय में तक विनियमित या माध्यम बनी रही। यानी आपको सिक्का सवाल पूछ लिया है कि किसकी मुद्रा अकबर के काल तक विनियमन का माध्यम रही है। मोहम्मद बिन तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक की, बहलोल लोदी की, इब्राहिम लोदी की। जरा आप इसके बारे में मुझको बताइए कि कौन सा ऐसा सिक्का था सल्तनत काल का जो अकबर के काल तक चलता रहा। तो जरा इसको आप सोचिए और इसके बारे में सोच करके मुझको आप उत्तर बताइए। फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं कि इसका सटीक और सही उत्तर क्या है। सभी बच्चों से फिर एक बार अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बच्चा हमसे नया जुड़ रहा है, सारे बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग सेशन को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो उसमें न केवल अपनी क्षमता को आप समझ में आएगा, बल्कि आपके जो है कि जो अच्छे बच्चे जब जुड़ते हैं तो उससे आपके ज्ञान में वृद्धि भी होती है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग क्या करिए, इसका सटीक और सही उत्तर दीजिए। फिर आगे जो है कि इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सटीक और सही उत्तर क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अब इतना मैंने आपको बता दिया, तो इसका उत्तर आपके पास आ गया होगा। और उस उत्तर की अब मैं देखता हूँ कि इसमें क्या सही है। आइए जरा देखते हैं कि आज के 11वें प्रश्न का उत्तर क्या सही है। तो 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर था वो है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का कौन सा सिक्का था, बहलोली सिक्का था। बहलोली एक सिक्का इसने जारी किया था और यह सिक्का एक महत्वपूर्ण सिक्के के प्रतिनिधित्व करता था। और उसमें आप देखेंगे कि आगे चल करके जो है कि बाबर क्या करता है कि बाबर एक सिक्के को जारी करता है जिसको हम शाहरुख सिक्का के नाम से जानते हैं, शाहरुख सिक्का के नाम से जानते हैं। और उसमें आप देखते हैं कि कुछ हद तक काउंटर करने की कोशिश किया, लेकिन ये अकबर के काल तक चलता रहा। अकबर के काल तक यह सिक्का चलता रहा। और उसमें आप देखेंगे जब रुपया इसका आया, वैसे रुपया मुल्क का किसका था, रुपया आप देखेंगे कि आपको शेर शाह का था, शेर शाह का। और इसके बारे में चर्चा करके मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें अगर देखा जाए तो जो शेर शाह था उनके बारे में चर्चा करके मैं आपको बता चुका हूँ। और शेर शाह को अगर देखा जाए
तो स्मिथ कहते हैं कि जो रुपया उसने जारी किया था वो आगे चलकर चल नहीं रहा। उसमें लाल ए जलाली और लाल ए जलाला 2 सिक्का अकबर ने जारी किया था। जब आपको अकबर के सिक्कों की बात मैं करूंगा तो बताऊंगा उसमें। तो मैंने कहा कि अकबर के रूप में अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि जो रुपया उन्होंने जारी किया था वो जो है कि उसी को जो है कि इसने क्या किया, थोड़ा सा मतलब काउंटर करने की कोशिश किया। तो आपसे अगर सवाल पूछे तो वो क्या है, बहलोल लोदी के सिक्के के रूप में है। तो आज का अगर आप देखोगे तो आज के 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर था वो आपकी बहलोल लोदी है। आइए जरा 12वीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का 12वां प्रश्न हमसे क्या करा है, उसका सही उत्तर क्या है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया। इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो आपको ये बताना है कि इसमें से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरानी परंपराओं, कभी कभी आपसे ऐसे भी सवाल पूछता है कि निम्नलिखित सल्तनत काल के सुल्तानों में से कौन ऐसा सुल्तान है जो पहली बार ईरानी परंपराओं को अपने प्रशासन का हिस्सा या अपने राजतंत्र की व्यवस्था को मॉडल के रूप में स्वीकार किया। तो कौन है, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। जरा इसका उत्तर बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ। सभी लोग इसका उत्तर बताएं, सभी लोग उत्तर बताइए, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं कि इसका सही उत्तर क्या है, उसकी सही व्याख्या क्या है। चलिए, मेरा ख्याल है कि आप लोगों का उत्तर आ गया होगा। अब इसकी व्याख्या करके मैं पुष्ट करता हूं कि उसमें जो है कि आपका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। अगर आपको चाहे जैसे भी सवाल घुमा के पूछें, ईरान परंपराओं को या इसके बाद जो कि पहली बार किसने अपनाया, तो उसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, इल्तुतमिश होगा। यानी इल्तुतमिश ने क्या किया था, ईरानी जो परंपरा थी उसको अपने साम्राज्य का इसने हिस्सा बनाया और साम्राज्य का हिस्सा या अपने कह सकते हैं कि शासन का हिस्सा बनाया और शासन का हिस्सा बना करके उसको लागू करने का कोशिश किया। इसी परंपरा को आगे क्या करता है, बलबन बढ़ाता है। बलबन इसको क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम किया था। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज के ब्राह्मण जो प्रश्न था उसका सही जो उत्तर था वो क्या था, 12 का ए इल्तुतमिश था। आइए जरा आगे चलते हैं और उसमें आपको 13वें प्रश्न पर चर्चा करता हूँ और देखता हूँ आज का 13वां प्रश्न आपसे क्या करा है, उसका सही और सटीक उत्तर क्या है। कह रहा कि भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था। अब इसका मतलब हम लोग मॉडर्न में एंट्री कर गए हैं और मॉडर्न में हमको आपको बताना है कि मॉडर्न में कह रहा है ये आपसे कि भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था। रहमत अली था, मोहम्मद इकबाल था, फजलुल हक था, सर सैयद अहमद खान था। तो आपको इसका उत्तर बताना था कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। तो सभी लोग अपने ज्ञान के आधार पर ध्यान देना है कि इसने जो है कि सबसे पहले कौन था और क्या इसका सटीक उत्तर होगा। आप पहले इसको बताइए पर्याप्त टाइम में, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं कि इसकी सही व्याख्या क्या होगी। तो सभी लोग इसका उत्तर बताएं, सभी लोग इसका उत्तर बताएं, सभी लोग। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों का अब सही उत्तर आ गया होगा, ठीक है। तो जितने लोगों ने जो उत्तर दिया होगा, तो अगर जिन लोगों ने उत्तर क्या दिया है, बी दिया होगा मोहम्मद इकबाल पर, उनका तो उत्तर सही होगा। लेकिन जिन लोगों ने बी के अलावा उत्तर दिया था उनका उत्तर क्या होगा, गलत होगा। आइए मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। अगर हम लोग देखें तो मुसलमानों के लिए सबसे पहले, मुसलमानों के लिए अगर देखा जाए जो अलग राज्य थी, इस अलग राज्य की मांग को अगर देखा जाए, खास तौर से आप देखेंगे कि मुसलमानों के हित के लिए एक अलग पार्टी की स्थापना की गई थी। अलग पार्टी बनी थी जिसको हम बोलते थे मुस्लिम लीग के नाम से, मुस्लिम लीग के नाम से जानते थे। और उसमें आपने देखा था कि 1906 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके बारे में चर्चा करके मैं आपको विस्तार से इसके पहले बता चुका हूँ।
अब माजरा ये थी कि मुसलमानों के हितों के बारे में चर्चा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसकी बैठक होती थी, कांग्रेस को स्वीकार करती नहीं थी, उनसे ठीक विपरीत धर्म बती थी। इसी बीच में आप देखेंगे कि 1930 में इलाहाबाद में आप देखेंगे इसका जो है कि सम्मेलन हुआ। इसमें क्या हुआ, इसका सम्मेलन हुआ और इसके अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद इकबाल को इसमें आप देखेंगे तो उसके अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया। और उनके अध्यक्ष के रूप में जब मोहम्मद इकबाल को नियुक्त किया गया तो उसी समय उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की स्थापना, अलग राज्य की बात को उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों का हित उसी में है कि अपने एक अलग राज्य की मांग। कुछ लोग इसमें चौधरी रहमत अली की चर्चा कर रहे होंगे, रहमत अली के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देखा जाए कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को इसने दिया था। और उन्होंने 1933 ईस्वी में एक जो है कि लेख लिखा था जिसका नाम था नाउ आर नेवर उन्होंने लिखा था। और उसमें लिखा कि टू इट, यानी इसका मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसी में आप देखेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान शब्द का उन्होंने प्रयोग दिया था, जिसमें पी फॉर पंजाब दिया था, ए फॉर अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा था, के फॉर कश्मीर दिया था, आई फॉर इंडस के बारे में कहा था, तान शब्द मतलब बलूचिस्तान को दिया था। तो उन्होंने एक पूरी थ्योरी बना करके दी। कब? 1933 में एक पंपलेट निकला था जिसको हम नाउ आर नेवर के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जब उस समय अगर आप देखेंगे कि जब उसमें क्या किया गया कि जब इस डिमांड को रखी गई और जिन्ना से कहा गया तो जिन्ना ने उनके इस बात को मानने से मना कर दिया। उससे भी इस बात की पता लगता है कि जिन्ना इस समय पाकिस्तान की डिमांड के प्रति समर्पित नहीं थे। लेकिन 1940 के जो कि आप देखेंगे जब लाहौर अधिवेशन होता है 23 मार्च को, तो उस अधिवेशन में आप देखेंगे तो इन्होंने अपने इस बात को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने पाकिस्तान से नीचे किसी भी बात को स्वीकार करने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि 1940 तक जाते जाते जिन्ना इस बात पर बिल्कुल अडिग हो गया कि अब हमें पाकिस्तान से नीचे कोई भी बात नहीं चाहिए। जब कभी मैं किसी दिन सांप्रदायिकता एक बड़ी जो है कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो कितना देश का नुकसान किया है उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि कभी आप लोगों को एक लंबी क्लास लेकर के आपको बताने की आपको कोशिश करूँगा, फिर उसको आपको समझाऊंगा कि ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना होने पाए। तो आज के 13वें प्रश्न का उत्तर क्या सही है? बी है। आइए ज़रा आगे चलते हैं और आज के 14वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि 14वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और उसका सही उत्तर क्या है। कह रहा कि बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था, यानी इसका मतलब है कि लॉर्ड कर्जन के समय में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, वो जो कॉन्स्पिरेंसी थी, वो कॉन्स्पिरेंसी का मूल उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, उपयुक्त में से सभी। तो जरा इसका सभी लोग आप लोग ध्यान से देखिए और इसका उत्तर बताइए। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही व्याख्या क्या है और इसका सटीक उत्तर क्या है। तो जरा सभी लोग इसको बताने की कोशिश करिए, फिर आपको बताता हूँ। चलिए सभी लोग बताइए इसका। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों का उत्तर आ गया होगा, जितने लोगों का उत्तर आना था सबका उत्तर आ गया होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है और अपने दोस्तों मित्रों को आप जरूर बताएं। और इसके बाद इस क्लास में जो है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जरा देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, जब राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ तो इस राष्ट्रवाद के उद्भव के बाद अब देखेंगे कि अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय भावनाएं आगे बढ़ रही थी। इसी को कमजोर करने के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल के विभाजन का एक निर्णय ले लिया, बंगाल विभाजन का। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर बंगाल को विभाजित क्यों, क्योंकि अगर पहली बार अगर हम भारतीय राष्ट्रवाद की
उद्भव की चर्चा अगर देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे पुनर्जागरण और प्रबोधन की शुरुआत कहाँ से होती है? बंगाल से होती है। तो उसमें अगर आप देखा जाए तो राष्ट्रवाद की भावनाएं सबसे पहले कहाँ से? बंगाल में आ रही थी। जब आपको कर्जन के बारे में पढ़ाऊंगा तो उस समय जो है कि उप गवर्नर से लेकर के जो सेक्रेटरी, उन सबों के पत्रों के मतलब है कि लेन देन की भी चर्चा आपको करके बताऊंगा। तो उसमें क्या था कि उसके राष्ट्रवाद जो था, वो राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के लिए एक सिरदर्द बन गया था, और इसी को समाप्त करने के लिए इस बंगाल की एकता को तोड़ने का उसका प्रमुख उद्देश्य था। कि पहली बात तो ये है कि उनकी स्वतंत्र आंदोलन को कमजोर, यानी जितने भी आपको यहाँ से नेशनल मूवमेंट की धारा थी उसको हिंदू और मुस्लिम के बीच में बंटवारा करके उसको क्या किया जाए? तोड़ दिया जाए, और तोड़ करके उसको कमजोर किया जाए। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना और बंगाल की एकता को समाप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को भी खंडित करना, चूंकि वो जो संप्रदाय था जिसको आप कहते हैं कि विभाजनवादी सांप्रदायिकता की आग को लगा करके आपस में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते थे, ताकि जब आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार क्या होगी? सुरक्षित होगी। तो ब्रिटिश सरकार के सुरक्षित होने के बाद कहीं ना कहीं जो है कि इनकी स्थिति क्या होगी? बेहतरीन होगी, और ब्रिटिश सरकार बहुत दिन तक बनी रहेगी। तीसरी कह रहे हैं कि नए राज्य में हिंदुओं को अब मत मिलाना। जब मैं आपको बंगाल विभाजन पढ़ाऊंगा तो उसमें जो आप देखेंगे कि बंगाल को दो भागों में बांट देंगे। बंगाल को दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा? एक तो आप देखेंगे पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल देखेंगे, और दूसरी जो है कि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा। पूर्वी बंगाल कौन था? जो वर्तमान का आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश क्या है? वो आप देखेंगे बांग्लादेश पूर्वी बंगाल है। पश्चिम बंगाल क्या है? जो आपका इस समय भारत में बंगाल है, वो पश्चिम बंगाल है। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि इसमें मुसलमानों की बाहुल्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। क्या किया है? मुसलमानों का जो बाहुल्य था उसमें बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इसका मतलब है कि जब इनको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हिंदू क्या हो जाएंगे? अल्पमत में इनके सपोर्ट की बात करेंगे। तो जब इनका सपोर्ट होगा तो इसका मतलब है ये लोग कमज़ोर होंगे। इसका मतलब तीसरी बात भी सही है। तो आज के बंगाल विभाजन के प्रश्न के संदर्भ में जो चौथा जो आपका उत्तर है उपयुक्त शब्द सही, यानी कर्जन जो है कि बंगाल विभाजन को ला करके भारत की राष्ट्रीय एकता हिंदू मुसलमानों सफल भी कुछ हद तक हुआ था। इसी के बाद आप देखेंगे कि आगा खां के नेतृत्व में क्या होगा? आगा खां के नेतृत्व में आप देखेंगे कि 1906 में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल क्या करेगा? प्रतिनिधिमंडल जो है कि आप देखेंगे मिंटो से जाकर के क्या करेगा? लॉर्ड मिंटो से जाकर के, मिंटो से शिमला में जाकर के मिलेगा, और इसका मतलब है कि ये अपनी विशेष सुविधा के लिए उससे मांग करेंगे। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ हद तक वो सफल भी हुआ, और मुसलमानों का एक तबका जो है कि जा करके, लेकिन अभी भी मेजोरिटी में मुसलमान पक्ष में ही था, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रकार की लकीर तो उसने खींची दिया था, और कहीं न कहीं कमजोरी आपको दिख गई। इसका मतलब कि 14वें प्रश्न का सही उत्तर क्या था? डी। तो ऐसे कभी आपको व्याख्यात्मक सवाल भी आए तो आपके पास इतना नॉलेज और तर्क होना चाहिए कि किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 15वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं 15वां प्रश्न में से क्या कह रहा है। 15वें प्रश्न में देखा जाए तो कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? अब आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी या उनके करीबी कब बन गए थे। खेड़ा आंदोलन, इसके बाद चंपारण आंदोलन, खादी जो आंदोलन था उसके, या नमक सत्याग्रह के समय। तो आपको इसके बारे में देखना है और आपको बताना है कि गांधी जी के अनुयायी सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बने थे, इसको आपको बताना है। ठीक है, सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग सेशन को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए, सबको लेकर के आइए, कहिए कि बड़े इतिहासकार बनते हैं। चलिए वहाँ पर आप उत्तर बताइए हरिदत्त सर की क्लास में, और इसके बाद जो है कि आप लोग इसका उत्तर बताइए, ताकि जो है कि अपने ज्ञान और अपने तजुर्बों का खूब भरपूर प्रयोग करके उत्तर बताने की कोशिश करिए। तो सभी लोग इसका उत्तर बताइए, सभी लोगों को बताइए कि इसका उत्तर क्या सही होगा। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है और इसका
कैसे व्याख्या हम लोग करेंगे और कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को यहाँ का उत्तर आ गया होगा, और आइए जरा इसकी व्याख्या करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। कह सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी के अनुयायी के रूप में बनाया? तो जिन लोगों ने उत्तर ए दिया होगा खेड़ा आंदोलन, उनका उत्तर सही होगा। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या उत्तर सही है। पहली बात यह है कि खेड़ा आंदोलन को देखा जाए तो 17 अप्रैल 1918 को अगर देखा जाए तो 17 अप्रैल 1918 को खेड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बारे में भी चर्चा मैंने आपसे करके बताया हुआ। इसमें आप देखेंगे कि जो खेड़ा था उसमें जो आप जानते हैं कि उसमें बम्बई प्रेसिडेंसी में आता था, बम्बई प्रेसिडेंसी में आता था, और उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक राजस्व कोड को पारित किया था। क्या किया था? राजस्व कोड उन्होंने पारित किया था, और उसमें कहा कि 25% से कम अगर उत्पादन होता है तो इस उत्पादन के कंडीशन में किसानों से कर नहीं लिया जाएगा, किसानों से कर नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार का एक प्रस्ताव बम्बई की सरकार ने पारित किया था। लेकिन 1918 में देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा होता है कि एक फसल क्या हो गई थी, बिल्कुल किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। और इसके बाद सरकार क्या कर रही थी? सरकार इनसे जो है कि आप देखेंगे कि राजस्व वसूल रही थी, राजस्व वसूल रही थी। और इसी बात को लेकर के मोहनलाल पांड्या नाम का एक व्यक्ति क्या कर रहा था? इसके आंदोलन उसने करना शुरू किया। और आपको इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो है कि आप देखेंगे कि गांधी जी क्या थे? गुजरात सभा के हैसियत से इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इसके बाद आप देखेंगे गुजरात सभा के हैसियत से गांधी जी इसमें प्रवेश किए और इस आंदोलन के यानी इसकी जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था। उसी में आप देखेंगे वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के बीच नज़दीकियाँ हुई और वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी के रूप में स्थापित होते हैं। बाद में जब यहाँ पर हुआ तो आप देखेंगे कि कुछ बाद में फसल जो है कि ठीक ठाक हो गई थी, तो कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने किसानों, जो बड़े किसान थे, उन्होंने राजस्व को दिया था, यानी बुरे राजस्व दिया था। कुछ किसान ऐसे थे जो कमज़ोर थे, उन्होंने लोगों ने नहीं दिया था। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है कि आप देखेंगे कि जिन किसानों ने नहीं दिया था उनको फिर क्या कर दिया गया? उनके राजस्व को माफ़ कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि आज के 15वें प्रश्न का जो सही उत्तर था वो आपका खेड़ा था। याद रखिएगा, यहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के एक अनुयायी के, एक फॉलोवर के रूप में हो गए और अपनी मरते दम तक उनके साथ बने रहे, करीबी बनी रहे। सुख दुख में आप अपनी बात को शेयर करते थे और गांधी जी का मार्गदर्शन लेते रहते थे। और इसके बाद जो है कि आगे, अब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बता दूं कि आज के जो नौजवान पीढ़ी है ना, पूरा गांधी जी को लेकर क्रिटिसाइज करती है। अब सोचो इनको क्या करती है? इनको करती है कि मतलब अब गांधी जी के फॉलोवर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल स्वयं थे। तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, जो अपना सिलेबस भेजती रहती है, तो उस सिलेबस में आप देखते हैं कि ये नौजवान पीढ़ी पढ़ करके क्या आ रही है? बिल्कुल गलत मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, ये लोग अलग नहीं थे, ये लोग एक ही मतलब कि पूरे सिस्टम का हिस्सा थे और एक दूसरे का सम्मान था। आइए जरा आगे चलते हैं, अब उस पर ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा। आगे चलते हैं और 16वें प्रश्न पर देखते हैं और देखते हैं कि आज के 16वें प्रश्न पर देखते हैं कि 16वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया था। यानी तिलक के बारे में चर्चा कर रहा है और तिलक के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि उन्होंने राष्ट्रीय भावना को भरने का काम किया था। ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई ज्यादतियों को अपने पत्र केसरी में प्रकाशित करके, भगवान गणेश के सम्मान में उत्सव के आयोजित कर तथा शिवाजी के संप्रदाय के पुनर्स्थापित करके, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके, उपयुक्त में से सभी। आपको बताना कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसके बारे में आपको बताना है। इसकी व्याख्या अभी करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है। पहले आप लोग अपने ज्ञान के आधार पर तिलक को गहराई से समझ करके और इसका उत्तर दीजिए, फिर इसका उत्तर आपको बताने की कोशिश करूंगा और इसकी व्याख्या भी मैं आपसे करूंगा।
सभी लोग उत्तर बताते रहिए, सभी लोग एकदम दनादन उत्तर दीजिए और दनादन उत्तर दे करके अपने ज्ञान और तजुर्बे को समझते रहिए और फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके जो रही सही कसर होगी उसको मैं पूरा कर दूंगा ताकि किसी प्रकार की समस्या आपको आने न पाए। मेरा ख्याल है कि जितने लोगों का प्रश्न का उत्तर आना चाहिए था, उत्तर तो अब आ गया होगा। आइए मैं व्याख्या करता हूं। अगर हम लोग बाल गंगाधर तिलक को देखें, बाल गंगाधर तिलक को देखें, गंगाधर तिलक, तो इसमें आप देखें कि एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता के रूप में थे, राष्ट्रवादी नेता थे और जैसा कि आप जानते थे कि ये गरम दल के नेता के रूप में थे। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि जो तिलक साहब थे, ब्रिटिश सरकार की भारतीयों, अभी मैंने इसके पहले कुछ दिन पहले एक सवाल आपसे कराया था कि 22 जून 1897 को रैंड और एरस्ट की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। अरेस्ट की गोली मार करके हत्या कर गई थी, दोनों प्लेग कमिश्नर थे। उसमें आरोप लगा था कि तिलक साहब के एक लेख से जो चापेकर बंधु थे वो प्रभावित हुए और जा करके जुबली हाउस से समारोह से लौट रहे थे दोनों अधिकारी, इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसमें इनको क्या किया गया, गिरफ्तार करके इनको जेल की सजा भी हुई थी। उसकी चर्चा मैंने आपको बताया था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था कि राष्ट्र आज आंसुओं में डूब गया है। अब मात्रा ये था कि जो ब्रिटिश सरकार जाति करती थी उसमें जो केसरी से लेकर के अनेक समाचार पत्र थे, सिर्फ केसरी ही नहीं था, अनेक जो समाचार पत्र थे, उन समाचार पत्रों में क्या करते थे, ये लेख लिखते थे और लेख लिख करके क्या करते थे, उनकी कारगुजारियों को मतलब उजागर करते थे। दूसरी बात आप करें कि भगवान गणेश के सम्मान में उत्सव का आयोजन किया और शिवाजी संप्रदाय, इसका मतलब है कि ये भी बात सही है कि राजनीति में धर्म को लाए थे। राजनीति में अगर आप देखेंगे तो धर्म का इन्होंने प्रयोग किया और धर्म का प्रयोग करके अगर आप देखा जाए तो उसको आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि मालूम था कि यहाँ पर इसका कर सकते हैं। 1893 में आप देखेंगे, 1893 में वो गणपति महोत्सव मनाए। 1895 में आप देखेंगे, 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया और इन दोनों महोत्सवों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने की कोशिश ये कर रहे थे। कह रहे कि खिलाफत आंदोलन का, इसका मतलब पहली बात सही हो गई, दूसरी बात सही हो गई। तीसरी बात करें कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। जब गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन में अगर आप देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखेंगे कि प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया और उनका मालूम था कि हम इस आंदोलन को सफल तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक मुसलमान और हिंदू को दोनों को न जोड़ा जाए। मुसलमान और हिंदू दोनों इसमें क्या करें, पार्टिसिपेट न करें। उसी समय आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय खिलाफत, जब तुर्की के खलीफा के खिलाफ ब्रिटिश सरकार एक्शन लेने की बात आई तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। उस खिलाफत आंदोलन में भारतवर्ष में खिलाफत पार्टी की स्थापना की गई। इसमें तिलक और इसके बाद गांधी दोनों ने क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो इसका मतलब है कि तीसरी बात भी इनकी सही थी। तो जब तीनों बात सही थी तो आज का जो सही उत्तर था वो क्या था, डी था। और जिन लोगों ने डी उत्तर दिया था उनका उत्तर क्या था, सही था। और जिन लोगों ने डी के अलावा उत्तर दिया था उनका उत्तर क्या था, गलत था। तो आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज के 17वां प्रश्न हमसे क्या कर रहा है और उसका सही और सटीक उत्तर क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जरा इसका उत्तर आप लोग बताने की कोशिश करिए। अपने आपका ज्ञान क्या कहता है इसके बारे में और इसके बारे में क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करके मैं आपको बताता हूँ कि ये माजरा क्या था और किस प्रकार से इसको हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, सभी लोग इसका उत्तर बताइए, सभी लोग उत्तर बताइए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं ये माजरा था क्या पूरा।
तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों का उत्तर बिल्कुल आ गया होगा, और आइए मैं इसकी व्याख्या करता हूं और आपको बताता हूं कि माजरा क्या था। देखिए, माजरा ये कि करें कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की, और ध्यान रखिए कि 1906 का जो पीरियड था, अब इसका मतलब कि नरम दल और गरम दल दोनों बिल्कुल टकराव के मुद्रा में आ गए थे। और उसमें जो है कि आप देखेंगे कि अब तिलक के दावेदारी बड़ी तेजी से रखी जा रही थी। इसी बीच में जो है कि जो उदारपंथी थे उनके मन में एक प्रकार का भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पर वर्चस्व गरम दल वाले का हो जाए। क्योंकि आप देखते हैं ना कि जब हिंसात्मक बात की जाती है, जो बड़े आक्रामक तरीके से रखते हैं, बड़ी जल्दी उनको सपोर्ट मिलती है, लेकिन वो सपोर्ट बहुत दिन तक नहीं चलता है। तो इसका मतलब ये है कि 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अचानक आप देखेंगे कि इस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन है, कांग्रेस का अधिवेशन आप देखेंगे उसको अचानक कलकत्ता लाया गया। अचानक आगे इसको कलकत्ता लाया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि इस कलकत्ता अधिवेशन में गरमपंथियों का प्रभाव न पड़े, इसके लिए क्या किया गया कि दादा भाई नौरोजी के नाम की घोषणा कर दी गई। दादा भाई नौरोजी के नाम की घोषणा कर दी गई। अब चूंकि ये कैसे नेता थे, वयोवृद्ध नेता थे, ग्रैंड बैंड ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, यानी इसका मतलब इसका सब लोग सम्मान करते थे। तो जब इनके नाम की घोषणा की गई तो गरमपंथी चुप हो गए। गरमपंथी जो है कि इस समय चुप रहे और इनका विरोध नहीं कर पाए थे। अभी देखिए कि साथ में इसीलिए मारपीट, जूता चप्पल सब चलेगा। लेकिन इस समय इनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी। लेकिन 1906 में आप देखेंगे कि कलकत्ता का जो अधिवेशन था 1906 में, उसका अध्यक्षता करने के लिए आ गए। अब इसमें क्या हुआ कि चूंकि तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, स्वस्थ गवाही नहीं दे रहा था, तो इनके अध्यक्षीय भाषण को पढ़ने का काम गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। लेकिन ध्यान देना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय जिन्ना ने क्या था, जिन्ना ने इस समय देखेंगे दादा भाई के सचिव के रूप में सचिव का काम किया था। और इस प्रकार से देखा जाए तो सचिव का काम करके इन्होंने क्या किया था, इसको पूरा करने का काम किया था। तो जिन्ना उस समय सेक्रेटरी का काम देख रहे थे, उनके भाषण को पढ़ने का काम किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। अब हो सकता है कि अब अगला सवाल आपसे ऐसे पूछे कि 1906 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो उस समय दादा भाई नौरोजी के सेक्रेटरी के काम में कौन किया था, तो कौन किया था, जिन्ना ने किया था। तो यहाँ तक बात आपकी हो गई। आइए आपको आगे लेके चलते हैं, और आज का यह अंतिम प्रश्न है और आपको बताना है, क्या बताना है, फिर कांग्रेस के अधिवेशन से सवाल है। पूछ रहा कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास, 1888 कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, 1890 कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, 1892 कांग्रेस अधिवेशन बम्बई। आपको बताना है कि आपका अधिवेशन कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है और आपको बताना कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। इसका मतलब है कि 3 इसमें सुमेलित होंगे, 1 सुमेलित नहीं है, वही आपको पकड़ना है कि वो कौन सा है, उसका उत्तर आपको बताना है। तो जरा सोचिए और मुझे बताइए कि आपका ज्ञान क्या कह रहा है। इसके बाद जो है कि आपको क्या करेंगे, इसके उत्तर के बारे में आपको बता दूंगा। आज का अंतिम सवाल है ये, आज का अंतिम प्रश्न आपका है ये। तो सभी लोग इसके अंतिम प्रश्न के बारे में चर्चा करिए, फिर इसके बाद मुझको उत्तर बताइए, फिर मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताता हूं कि इसका सटीक और सही उत्तर क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अब जितने भी बच्चे होंगे उतना उत्तर दे दिया होगा। अब मैं आपकी इसके उत्तर की व्याख्या करता हूं और आपको बताता हूं कि इसका सही क्या है। 1887 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास हुआ और आप देखेंगे कि अंसारी साहब क्या थे, इसके अध्यक्ष के रूप में थे। और आप देखते हैं कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का इनको खिताब है। अजरुद्दीन अंसारी साहब प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष हैं, उसको आप देखेंगे मोहम्मद अजरुद्दीन अंसारी, इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन क्या हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आप देखेंगे जॉर्ज यूल कर रहे थे। और आप कहेंगे कि प्रथम कौन थे, विदेशी अध्यक्ष के रूप में कौन था,
जॉर्ज यूल कर रहे थे। तीसरी बात आपसे कह रहा कि 1890 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में हुआ था, यानी ये बात सही है, ये बात सही है। 1990 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? कलकत्ता हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता साहब थे, फिरोज शाह मेहता थे। तो ये भी बात सही होगी। कादम्बिनी गांगुली पहली बार इसमें शामिल हुई थी, भारत की प्रथम महिला स्नातक, और उन्होंने इसको संबोधित करने का काम किया था। ये भी बात सही हो गया। कह रहा कि 1892 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन बंबई हुआ था। ये गलत बात है, बंबई नहीं हुई थी, बल्कि ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में फिर बुलाया गया। और आप पूछोगे कि साहब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो आज के 18वें प्रश्न, अंतिम प्रश्न का सही सटीक उत्तर क्या था? डी था। और आज इस प्रकार से देखेंगे कि 18 प्रश्न आप सॉल्व किए, और ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके जो तैयारी का जो कुनबा होगा उसको धार देने का काम करेगा, उसको मजबूती प्रदान करेगा। तो मेरा ख्याल है कि आज इस प्रश्नों के माध्यम से मैं आप लोगों को पहुंचने की कोशिश किया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग की जो है कि जिम्मेदारी बनती है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए और अधिक से अधिक लोगों को शामिल कराइए, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और इसके बाद तैयारी आपकी ठीक ढंग की हो। जो आगे PCS, जो आपका UP PCS, समीक्षा अधिकारी, बिहार PCS, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बाद जो है कि TGT PGT या छोटे कोई एग्ज़ाम हो, उनके लिए आपको मिलेगा। तो आज की 18 प्रश्न को सॉल्व करके आपको बहुत आनंद आया होगा। तो मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेता हूं, अपने शब्दों को रोकना चाहता हूं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।